So what happened was there was a singularity, it was infinitely small, and then all of a sudden a rapid expansion happened. जब ये रैपिड एक्सपेंशन हुआ तो सारा मास, सारा मैटर, सारी एनर्जी, इट गॉट एक्सपैंडेड ऑल ऑफ अ सडन इनटू द वास्ट एक्सपांसेस ऑफ द स्पेस, और वो आज भी एक्सपैंड होता जा रहा है, इज व्हाट द थ्योरी इज। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये आपको देखने को भी मिलेगा when we look upon the space and all that, when we measure the distances and the speeds of other celestial objects and all, you would see that yes, the planets are moving away. The different celestial objects, वो कुछ भी हो भले ही, it can be stars, it can be planets, it can be systems, it can be galaxies, it can be supernovas and what not. सब चीजें एक दूसरे से दूर, एक बाहर की तरफ मूव करती जा रही है। तो दिस मीन्स द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। ये जो एक्सपेंशन हुआ, ये मैटर का एक्सपेंशन हो रहा है। अब मैटर का एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो मैटर तो पढ़ ले पहले, मैटर क्या है। द मैटर इज नथिंग, इनिशियली उसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना, जो नेसेंट लेवल पे मैटर को डिफाइन करेंगे, तो इट इज नथिंग बट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच वी कॉल एज द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। Okay, we can always relate these proton, neutron, electrons to the essence of Brahma, Vishnu, Mahesh in a manner as well. However, यहाँ पे जब हम साइंटिफिक मैनर में जो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं होता है। यहाँ पे 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिफाइन किया गया। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स देन क्रिएटेड कंपाउंड्स which we call as the hydrogen and the helium. ये सबसे पहले कुछ कंपाउंड्स बने, और उन कंपाउंड्स के बाद ही सारे जो बाकी के मैटर और बाकी का कंपाउंड है, वो सब कुछ जो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ बनते गए। जब ये सारे कंपाउंड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, when they formed different sort of celestial objects which includes the planets, which includes the stars and what not, तो इन सब के बीच का जो इंटर रिलेशन है, इन सब के बीच का जो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, which we call as the gravity, this theory states that these kind of gravity between the particles itself, they shaped and created or formed the stars and the galaxies and what not. Okay, ये सब कुछ फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद में पृथ्वी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि जो हैवियर कंपाउंड्स है, हैवियर एलिमेंट्स है, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑल दैट, ये फॉर्मेशन हुआ। ये स्टार्स का जो मैटर है, इट इज वेरी सिमिलर टू द मैटर विच इज सस्टेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। दैट इज व्हाई एट टाइम्स वी आल्सो कॉल आवरसेल्व्स दैट वी आर स्टारडस्ट। हम सब लोग उन्हीं सितारों से, उन्हीं ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं। वो सेम एलिमेंट्स, वो सेम तत्व हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है। एंड दैट इज हाउ लाइफ ऑल्सो इमर्ज्ड। ये एलिमेंट्स आगे जाके कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते गए, फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो इवॉल्व होते गए, एक से कोई और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना एज द इवोल्यूशन प्रोग्रेस्ड। सो लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज्ड। This is what the modern science says about the origin of the universe. It's very simple to understand, but sometimes we also feel, I personally feel that it seems to be very speculative only. थोड़ा सा मुझे इसमें skeptic feeling आती है कि क्या ये सही में ऐसा हुआ होगा। Everything else fixes, everything else falls in line, but ये जो बिग बैंग थ्योरी वाला बात है, singularity all of a sudden exploded. This particular theory is somewhat different than as explained in the Brihad Parashara Hora Shastra. ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी बोलती है कि एकदम से एक्सपेंशन हुआ, बट जो वैदिक थ्योरी है, जो होरा शास्त्र के अंदर है, वो एक सडन एक्सपेंशन को फेवर नहीं करती है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं करती है। यहाँ पे कोई भी नेचुरल लॉ जो होता है यूनिवर्स का,
उसको ज्यादा वेट दिया गया। और नेचुरल लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स इज ग्रेजुअल एक्सपेंशन, नॉट ऑल ऑफ अ सडन किसी चीज का एक्सपेंशन हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पेड़ है तो उसका अगर आप बीज, पहले आप एक बीज लेके आएंगे, उस बीज को आप रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको आप लगाएंगे पौधे के रूप में, तो वो बीज उगेगा धीमे धीमे, इट विल ग्रो स्लोली, and then it will convert into a sapling, it will then convert into a tree, a plant, and then furthermore, right, it will give you fruits and all that. Same is the philosophy of this creation in Vedic terms. यहां पे ऐसा बोला जाता है, in the beginning there was nothing, even not even singularity. Okay, ये जो सिंगुलैरिटी है, ये जो पॉइंट है जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ, इसको भी कहीं ना कहीं से प्लेस किया गया. Okay, some external element placed it into the pure void which was the universe. जो यूनिवर्स का एक पूरा खाली स्पेस था ना, उसके अंदर उसको एक्सटर्नली प्लेस किया गया. Who placed it? We don't know. But somebody did place it. It was not existing before. The cosmic egg जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड. ओके, तो वो पोटेंशियल सीड ऑफ क्रिएशन जो है उसको प्लेस कर दिया गया. उसको प्लेस किया गया तो ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं. As per the natural law, it gradually expanded and expanded. Over the years, over the timeline of the space, वो expand होता गया. और इस पूरे जो यूनिवर्स है, इसकी एनर्जी, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, which we call as entropy. एंट्रोपी इज अ प्रोसेस जो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी के अंदर कोई चीज को मिक्स करते हो ना, तो उसके जो पार्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल आप यू टेक सम डर्ट, यू से कुछ मिट्टी लो और उसको पानी में आप घोलो, तो वो आपके उसके पार्टिकल्स ना घूमते हुए दिखेंगे. उनकी जो रैंडमनेस है वही एंट्रोपी है. इट मेक्स थिंग्स लाइवली. एंड सेम हैपेंस विद द यूनिवर्स एज वेल. जो ब्रह्मांड है उसकी एंट्रोपी ही उसकी ट्रू फॉर्म में एनर्जी है. जब तक वो एंट्रोपी है, जब तक वो मूवमेंट है, तब तक ब्रह्मांड है. उसके बाद जैसे ही मूवमेंट स्टॉप होता है, द स्प्रेडिंग ऑफ एनर्जी स्टॉप्स, द यूनिवर्स विल एंड. सो ये यूनिवर्स एंड इस तरीके से है. जब हम सूर्य पढ़ेंगे तो तब भी हम पढ़ेंगे कि हाउ एग्जैक्टली इट इज डिफाइंड दैट दिस यूनिवर्स विल एंड. हाउएवर, the point of the matter is the universe always keeps on expanding, it always keeps on breaking down, and it always keeps on changing its forms. This is what the Vedic thought says, कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड भी करता रहता है, ये तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ नया भी बनाता रहता है, अलग अलग फॉर्म्स के अंदर भी अपने आप को मैनिफेस्ट करता रहता है. ओके, दिस इज हाउ एग्जैक्टली द यूनिवर्स फॉर्म्ड एज पर द पूरा शास्त्र और पराशर ऋषि. Now that was the part which is a basic understanding of the universe. अब हम आते हैं कि ज्योतिष जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है. ओके, एंड एज ह्यूमंस व्हाट आर आवर लिमिटेशंस. अब हमारा ओरिजिन तो हो गया है, हम धरती पे आ गए हैं, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन. नाउ नाउ वी आर हियर टू स्टडी ज्योतिष. तो अब ये समझेंगे हम कि हमारी लिमिटेशंस क्या है और उन लिमिटेशंस को कैसे हम ज्योतिष के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं, उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं. द फर्स्ट लिमिटेशन इज द स्पेस एलिमेंट, द आकाश. तो पहले समझते हैं कि ये आकाश क्या है, ये स्पेस है क्या. राइट, ये जो हमारा यूनिवर्स है इसमें एक बहुत वास्ट एक्सपेंस है. राइट, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम अभी तक कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं. राइट, वो जो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं, जितना हमने कर लिया है प्लस जितना नहीं कर पा रहे कॉम्प्रीहेंड, सब कुछ मिला के इज व्हाट वी कॉल एज द स्पेस. ओके, इस स्पेस को वेद के अंदर क्या बोला गया है?
We call it the Narayan. The sandhi when it comes to Sanskrit of this particular word Narayan is nar plus ayan. नर का मतलब है जो लिविंग बीइंग्स हो गई, जो भी एंटिटीज हैं जो कि वहां पे रिजाइड कर रही हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर. आयन का मतलब है रेस्टिंग प्लेस, कोई ऐसी जगह जहां पे वो इट इज टेकिंग रेस्ट और इट इज एग्जिस्टिंग. तो नर प्लस आयन मीन्स नारायण. The supreme conscious field or the complete space expansion is what we call as the Narayan. जो भगवान नारायण हम बोलते हैं, तो वेद में उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है. अब ये इतना बड़ा है, इतना ज्यादा एक्सपेंस के अंदर फैला हुआ है कि हम नॉर्मल इंसान ना उसको नहीं समझ सकते हैं, ना उसके शुरू को, हो शुरू कहाँ पे है उसका फर्स्ट पॉइंट को हम जान पाते हैं, ना ही उसका अंत कहाँ होगा वो जान पाते हैं. बीच का जो एरिया है, बीच का जो स्पेस है, उसके भी पूरी तरीके से हम उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, उसको भी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं. राइट. तो एक चीज तो ये हुई कि हमारे ह्यूमन लॉजिक से ये परे है, आकाश. ओके. The second is because we are all humans and we come for a very specific time period. ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो लाइफ है वो चलती ही जाएगी जब तक हम ये ना सोच लें कि हाँ भाई अब हमको निकलना है यहाँ से. नो, दिस डज नॉट हैपन. हम एक फिक्स्ड सेट ऑफ कर्म लेके आए हैं, एक फिक्स्ड सेट ऑफ ब्रेथ्स लेके आए हैं, तो जितना हम जिएंगे उतना ही जिएंगे. पहले के जमाने में लाइफ स्पैन ज्यादा होता था, अभी और भी कम हो गया है. तो एक ही लाइफ के अंदर इतना सब कुछ ज्ञान, इतना सारी चीजों को ना हम समझ नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम इटसेल्फ, द लिमिटेशन ऑफ काल चक्र. ये जो समय है, इसको हम समझते हैं कि यस इट इज मूविंग लीनियरली. आज 8 बज गए, 9 बज जाएंगे, फिर 10 बजेंगे, ऐसे अगला दिन शुरू हो जाएगा एंड ऑल दैट. इट इज अ वेरी लीनियर मूवमेंट जो हम परसीव करते हैं. इट इज अ टू डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ टाइम कि हाँ ठीक है आगे ही चलेगा ये टाइम हमेशा. बट इन वेद, इन आर इन ज्योतिष एज वेल, वी कंसिडर टाइम टू बी साइक्लिक. ये काल चक्र है पूरा. ये पूरा जो टू डायमेंशनल हमने सोच रख रखी है कि ये सीधा सिंपल आगे चलता जाएगा, नो. टाइम इज अ साइक्लिक प्रोसेस. यहाँ पे अलग अलग युग आते हैं, वो युग के अंदर अलग अलग चीजें होती है और वो रिपीट भी होती है. हमारा जो जन्म है, हमारा जो सोल है, इट विल ऑल्सो कीप ऑन टेकिंग बर्थ until it completes this kal chakra and exits from it. तो एज पर द फिलोसफी, एज पर द वेद और ज्योतिष, यहाँ पे सेकंड जो लिमिटेशन आती है ह्यूमन बीइंग्स की, वो है हमारा लिमिटेड लाइफ स्पैन. कोई इंसान अगर 70 साल जी रहा है, तो आउट ऑफ दीज 70 ईयर्स, 36 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं नॉर्मल चीजों में. फिर हम अध्ययन करते हैं इन सब चीजों के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट, द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इट एंड व्हाट नॉट. तो कुछ 20-25 साल का समय रहता है जो हम रिसर्च कर पाते हैं इन सब चीजों में. इतने से समय के अंदर ये सारा जो ज्ञान है, इसको लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. इट इज द लिमिटेशन विच वी हैव. और साथ में क्योंकि अगर हम ये ज्ञान नहीं लेंगे तो हमको पास्ट और फ्यूचर का भी नहीं पता लग पाएगा. तो जब पास्ट और फ्यूचर का नहीं पता लग पाएगा तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी लिमिटेशन फिर से काल हो गई. एंड दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ ज्योतिष इज ऑल अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टीच यू कि किस लेवल पे स्पेस में एलिमेंट्स जो हैं वो फैले हुए हैं और उनका क्या क्या लॉजिक है, वो क्यों किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, वो कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है एंड ऑल दैट. ठीक है, उसकी कुछ नॉलेज हमको मिलेगी. तो दिस विल make sure that the limitation of space is somewhat less as compared to normal human beings. Second is the काल part. अब ज्योतिष सीखेंगे तो हम समय के साथ में we try to understand the cycles of time. We try to understand कर्म itself. तो हमको ये पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, what are the possibilities of happening in the coming future. तो हम जिए ना जिए, हमें जरूर पता है कि आगे किस तरीके से चीजें घटित होने वाली है. तो we have somewhere down the line also tried to make balance with the second limitation which is time, the काल.
तो इन दो चीजों को ज्योतिष इन लिमिटेशंस को कम करता है। जब हम सीखेंगे तो हम इन्हीं दो लिमिटेशंस को जो ह्यूमंस की है उनसे बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज व्हाट विल मेक अस अ ट्रू ज्योतिष। ओके, सो let's move to another concept, another basic concept which we uh, call as the अमृत तत्व। अब टाइम और स्पेस की तो हमने बात कर ली है, राइट? टाइम स्पेस की बात हो गई है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हुरा शास्त्र में बताया गया है कि कौन सी चीजें हमको विजिबल है, कौन सी नहीं है विजिबल, किनमें हमको ध्यान देना चाहिए, किनमें हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, कितना हमको पता लग सकता है और कितना हमको कभी पता लगेगा ही नहीं। ये सब चीजें हमको अमृत तत्व का जो कॉन्सेप्ट है उससे समझ में आएगी। तो अमृत तत्व जिसके बारे में बात की गई है ना, वो अमृत क्या है? अमृत, इसकी भी संधि करेंगे तो पता लगता है कि अमृत, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जो हमेशा इटर्नल हो, जो कि कभी खत्म ना हो, ये होता है अमृत तत्व। यूनिवर्स के अंदर कुछ पार्ट अमृत तत्व है और कुछ पार्ट ऐसा है जो कि कीप्स ऑन चेंजिंग। जो इटर्नल पार्ट है उसको बोलेंगे अमृत, या फिर अनमेनिफेस्ट, अनमेनिफेस्टेड रियलिटी which exists but is not really visible to us, or it is difficult to make it visible for normal human beings। ये हमारी सोच समझ से परे है। और दूसरा पार्ट आता है द मैनिफेस्ट, द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स विच इज द जगत जो हम जी रहे हैं जिन सब चीजों के अंदर, राइट? तो ऐसा बोला जाता है कि इफ वी डिवाइड यूनिवर्स इनटू 4 पार्ट्स, और नॉट इफ द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है? वो 4 पार्ट्स के अंदर ना 3/4 जो पार्ट है वो वाला पार्ट होता है अमृत तत्व, जो कि हमको, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को या स्पिरिचुअल जो लोग हैं उनको भी नहीं पता लग सकता है। ये हमारी सोच से समझ से परे है, ये हम इसको जान ही नहीं सकते एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स और इवन ऋषिज। तो जब इसको जान ही नहीं सकते हैं तो फिर ये काम क्या करता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम इसको जान नहीं सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो क्या है, कैसा है, वो नहीं पता ना। जो सारा प्ले चल रहा है ना, ये हमारा, ये जो सारा जो खेल चल रहा है, जीवन मरण और समझदारी, ये वो समझना, नॉलेज व्हाट नॉट, ये सारा कुछ चल रहा है द रेस्ट ऑफ द 1/4 ऑफ दिस यूनिवर्स विच वी कॉल एज द मैनिफेस्टेड पार्ट, द जगत जिसमें हम जी रहे हैं। ये 25% जो है, ये हम थोड़ी बहुत पढ़ाई करके एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, थोड़ा और अपने आप को स्पिरिचुअली अवेयर करके, सेल्फ अवेयर करके, कुछ लेवल तक इसको भी हम जान सकते हैं। और ये जो 25% है, जो 1/4 पार्ट है, जो जगत है, द सॉरी द मैनिफेस्टेड रियलिटी, ये मैनिफेस्टेड रियलिटी का भी आधा हम ह्यूमन बीइंग्स जान सकते हैं एट मैक्स, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ये हमारे स्क्रिप्चर्स, ज्ञान की जो चीजें हैं, हमारे अवतार हैं, ये सब चीजों के और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे हम समझ सकते हैं। बाकी का जो 1/8 है, 25% का भी आधा, वो हम नहीं जान सकते। वो भी ऋषिज जो थे और जो ऋषि होते हैं उन लोगों को पता लगती है वो सब चीजें। वो मेडिटेशन से, जैसे जैसे और आप स्पिरिचुअली अवेयर होते जाओगे, वैसे वैसे आप ये सब चीजें सीख पाते हैं, ठीक है? फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इट इज नियर इम्पॉसिबल टू रीच दिस लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटीज, बिकॉज
साइंटिफिकली भी अगर बात करें तो आर ह्यूमन ब्रेन, इट फंक्शंस अराउंड एट मैक्स 3 to 4% ऑफ इट्स कैपेसिटी। ये जो 3 से 4% की कैपेसिटी हम अपने ब्रेन की यूज कर पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो भी ये 12.5% तक तो नहीं ही जा पाता है। बहुत मुश्किल से जा पाता है, लेकिन ठीक है, हम फिर भी पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ये 12.5% को तो समझ पाए। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस 12.5% इज, ये 12.5% है आपकी कुंडली। अब इसको डिकोड जितना कर सकते हैं उतना कर लो, क्योंकि इतना तो आपको पता है, इतना आपके कंट्रोल में है लाइफ, या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम। बाकी का जो बचा हुआ परसेंटेज है ना, वो आपके कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो उसके लिए हमको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। जब हम अपने चार्ट को देखेंगे तो हमको ये लिमिटेशन तो पता ही होनी चाहिए कि बस जो कुंडली है उसके परे हमको चीजें नहीं पता लग सकती हैं, क्योंकि वही हमको जो अमृत तत्व है उसने अलाउ किया है पढ़ने के लिए। उन्होंने बोला है कि यही आपको दिख जाएगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं, जो मंत्र का एग्जाम्पल है वो हम समझते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो यहाँ पे ओम जो है, विच वी कॉल एज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, विच इज एग्जिस्टेंट इन ईच एंड एवरी प्लेस इन द यूनिवर्स, ये जो ओम है, ये है अमृत तत्व। ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ये हमेशा अनमेनिफेस्ट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और इसका कोई और सब डिवीजन नहीं है कि हम इसको और सोच लें कि ये क्या है, कैसे है। नो, ये ओम इज द अनमेनिफेस्टेड गॉड। जिस जिस भगवान को, जिन भगवान को हम नहीं देख पाते हैं, जिन भगवान से हम नहीं मिल पाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग। और नमः शिवाय जो है, ये है जिस भगवान की बारे में हम बात करते हैं, उनका फिजिकल और मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ द गॉड। तो हम जब नमः शिवाय बोलते हैं तो शिव जी का जो फिजिकल मैनिफेस्टेड फॉर्म है, जो हमने बना रखा है कि ऐसे दिखते हैं, इस तरीके से हैं एंड ऑल दैट, तो वो 25% इज नमः शिवाय। और जो ओम पार्ट है, वो पार्ट असली भगवान जो है, सही में जो रियल में भगवान है, जो हमारे सोच समझ से परे है। अब वो कैसे दिखते हैं, क्या है, ये सब कुछ नहीं, इट इज जस्ट द अनमेनिफेस्ट और द अमृत तत्व। तो जब हम किसी भी मंत्र के आगे ओम लगाते हैं और आगे पूरा मंत्र को बोलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो ज्ञात है और जो अज्ञात है, उन दोनों को ही हम नमन कर रहे हैं, और उन दोनों को ही हम, उसका जो गैप है उसको ब्रिज कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ नमो भगवते वासुदेवाय बोलोगे, नमः शिवाय बोलोगे, तो होगा क्या कि आप, जो इंसानों ने मैनिफेस्ट कर रखे हैं भगवान, जो उनकी शेप साइज फॉर्म बना रखी है, सिर्फ उनको प्रे करते हैं, द 25%। जब हम ओम ऐड कर देते हैं तो वी प्रे टू द यूनिवर्स एज अ होल। वो किसी भी फॉर्म में भगवान हो, हम उनको प्रे कर लेते हैं। दैट इज वाई दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ओम। दैट इज वाई वी ऐड टू इट द मंत्र, so that we complete the mantras। और ये चीज ज्योतिष हमको सिखाता है कि कैसे हम अमृत तत्व और जगत दोनों को साथ में लेकर आगे अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। और कैसे वी कैन कॉल अपॉन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बाय सिंपली अंडरस्टैंडिंग द कोर फिलोसफी ऑफ अमृत तत्व। ठीक है, तो ये 75% है जो अमृत तत्व है, जो हमको नहीं दिख सकता है, वो हमारे समझ से परे है। देर इज वन अनदर कॉन्सेप्ट विच वी कॉल एज द ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। ज्ञात पार्ट वो पार्ट होता है जो हमको पता है,
अज्ञात वो है जो अभी पता नहीं है, लेकिन वो पता लग सकता है थोड़ा बहुत पढ़ लिख के या रिसर्च करके। और अज्ञेय पार्ट वो है जो आपको ना तो पता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ना ही कभी पता लग सकता है कि वो क्या है। इट इज वेरी सिमिलर टू दिस अमृत तत्व कॉन्सेप्ट। तो हम सिर्फ ज्ञात और अज्ञात इस पे फोकस करेंगे जब हम ज्योतिष पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योतिष के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे। एंड मोस्टली आई वुड से 70-80% कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम अभी उनको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका रियल सेंस और उनका रियल नेचर। तो जितना हमको समझ में आया है उसी को हम अच्छे से पॉलिश करेंगे ताकि वही चीज हमको यूज में आ सके और उसी को हम समझ पाए अच्छे से। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे कि हमको लगेगा ये तो बिल्कुल लॉजिक से भी नहीं बैठ रहा है, इंट्यूशन से भी नहीं बैठ रहा है, ना कोई उसका फिलोसॉफिकल एंगल बैठ रहा है। तो ये क्या है? ये वो पार्ट है जो ऋषिज ने एक्सेस कर लिया था, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अज्ञात वाला पार्ट है, और जो अज्ञेय है वो तो किसी को भी नहीं पता है। सो वी विल स्टडी ज्योतिष इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जब हमने बात की थी ना यहाँ पे कि ये एक्सेसिबल टू ह्यूमंस वाला पार्ट है, तो उसमें एक पॉइंट है कि अवतार जो आते हैं, क्योंकि अवतार जो भगवान के जितने भी आए वो सारे ह्यूमंस को एक्सेसिबल थे। हमको पता है, इसका मतलब है कि हमारे तक वो इन्फॉर्मेशन आई है, वो इन्फॉर्मेशन आई है तो ऑब्वियसली इट एग्जिस्टेड एंड इट वाज एक्सेसिबल। तो ये अवतार के बारे में हम पहले तो पढ़ क्यों रहे हैं? कहाँ से बीच में अवतार आ गए भगवान के? जब हमने नारायण पढ़ा, नारायण क्या होता है, कैसे बनता है, यूनिवर्स क्या है, ये सब कुछ, तो इन सब में ना ये मैनिफेस्टेड रियलिटी और अनमैनिफेस्टेड रियलिटीज, ये फिजिकल और मेटाफिजिकल दुनिया जो है, हमारा वर्ल्ड जो है और जो आउटर यूनिवर्स है, इन सब के अंदर एक चीज हमेशा बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, विच इज बैलेंस। ये बैलेंस को बनाने के लिए ही मेजरली जितने भी अवतार है वो सब आए। कोई ना कोई ऐसा इशू हुआ जिससे लाइफ ऑन अर्थ या फिर लाइफ ऑन द सोलर सिस्टम और द यूनिवर्स वाज गेटिंग इम्बैलेंस्ड, द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स वर गेटिंग इम्बैलेंस्ड। दैट इज व्हाई द अवतार्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये अवतार इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे अमृत तत्व की वो नॉलेज लेके आते हैं जो शायद हमको दिखे तो नहीं, जो शायद हमको पता तो ना चले, but at least we could live through the experiences of these avatar to try to understand the deepest truths of universe. पराशर होरा शास्त्र के अंदर इन्हीं अवतारों को रिलेट किया गया है एक एक ग्रह से। 9 अवतार आए और 9 अवतारों को एक एक ग्रह से रिलेट किया पराशर ऋषि ने। अब जब ऋषि पराशर ने ही पहले कुछ चैप्टर्स के अंदर ही अवतार का वर्णन कर दिया है, जब वो ग्रह कथन अध्याय में बोलते हैं, तो फिर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अवतारों के बारे में पढ़े ही पढ़ें। बिना अवतार के बारे में पढ़े हमको ग्रह समझ नहीं आ सकते, हमको अमृत तत्व समझ नहीं आ सकता, हमको ये नहीं समझ में आ सकता कि ये डिवाइन विजडम आ कहाँ से रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट एंड व्हाट इज द रेशनल और द रीजन बिहाइंड आवर इवोल्यूशन। हम यहाँ पे अभी तक पहुंचे हैं तो वो इवोल्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है ये अवतार। सो वी विल स्टडी अबाउट अवतार्स। ओके, देखो, एक होता है इनकारनेशन और एक होता है री इनकारनेशन। इनकारनेशन जो है, लेट्स टॉक अबाउट री इनकारनेशन फर्स्ट। वी ह्यूमंस, वी आर री इनकारनेटेड ऑन अर्थ। हम ना बार बार जन्म लेते हैं, हमारा जन्म होता है बार बार, और ये जन्म लेना हमारी कोई फ्री विल नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हमको बार बार वी कीप ऑन कमिंग ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म जो है वो पेंडिंग है, वो कर्म को कंप्लीट करने के लिए ही हम आते हैं,
ताकि जल्दी से जल्दी उन कर्मों को खत्म करें और हम जाके विलीन हो जाएं उस अनमैनिफेस्ट के साथ में, जहां से हम इनिशियली आए थे। जितनी जल्दी वो कर्म खत्म होंगे उतनी जल्दी हम मोक्ष मुक्ति की तरफ जाएंगे। तो वी री इनकारनेट फॉर दिस एंड दिस सोल रीजन। बार बार आना पड़ता है हमको। लेकिन ये जो अवतार है, ये री इनकारनेट नहीं होते, ये होता है इनकारनेशन। यानी कि ये खुद जब चाहते हैं तब ही अवतरित होते हैं। इनकी 100% फ्री विल है अवतरित होना। और वो अवतरित होते ही इसलिए है ताकि हमारा जो जगत है वहां पे बैलेंस क्रिएट करा जा सके। और जब जब बैलेंस कोई ना कुछ इश्यूज आएंगे, तब तब इनकारनेशंस होंगी, अवतार आएंगे। और ये अवतार क्योंकि हमारे बैलेंस को सही करने आते हैं, क्योंकि हमारे बैलेंस को ठीक करने आते हैं, तो ये हमसे कनेक्ट बनाना इनका बहुत जरूरी है। दे हैव टू कम टू अस इन अ फॉर्म विच वी कैन एक्सपीरियंस दोज अवतार्स। और जब हमारे एक्सपीरियंस की बात आती है, तो फिर ये जो हमारा मैनिफेस्ट जगत है, 12.5% ऑफ द ह्यूमंस विच इज एक्सेसिबल टू अस, ये इसी लेवल पे आते हैं। और हमको दिखते भी हैं, इनकी लाइफ हमको पता लगती है, ये कैसे काम कर रहे हैं, इनका क्या पर्पस है, ये सब कुछ हमको पता लगता है। और क्योंकि ये हमको दिख पा रहे हैं, इसीलिए ये अवतार भी रिजेंबल करते हैं द energies of each and every graha in the solar system, because we can physically see those grahas as well, right? That is why this is one of the reasons कि वो अवतार ग्रह अवतार कहलाए गए, क्योंकि वो भी तो उस अनमेनिफेस्ट का पार्ट है जो हमारे अराउंड आए हैं टू असर्टेन द बैलेंस इन आवर लाइव्स। ये जो कुंडली के ग्रह हैं, ये ग्रह कर क्या रहे हैं हमारे लाइफ में? ये हमारे बैलेंस को ही तो क्रिएट कर रहे हैं। इनका एक ही पर्पस है कि हमारे कार्मिक बैलेंसेस को क्रिएट बैलेंस क्रिएट किया जाए। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ शुभ ग्रह ही, या एक की कुंडली में सिर्फ शुभ ही शुभ ग्रह हो। सबके ग्रह तो 9 ही हैं, और वो 9 ग्रह जो है वो बैलेंस क्रिएट करने में लगे हुए हैं। कभी शुभ का प्रभुत्व है, कभी पाप का प्रभुत्व है, कभी कोई दशा है, कभी कुछ है। तो ये सारा बैलेंस कौन क्रिएट कर रहे हैं? अवतार। और वो अवतार कौन है? हमारे ग्रह कुंडली के अंदर। सो दैट इज वाई ईच एंड एवरी ग्रह होल्ड्स वेरी मच इंपॉर्टेंस इन योर चार्ट। हम बोलते हैं ना कि एक ग्रह हमको बहुत दुखी कर रहा है, ये शनि राहु तो दुखी करके बैठे हैं, अभी केतु की दशा आ गई, परेशान हो गए, ये हो गया वो हो गया। ये सारा बैलेंस हर एक अवतार को वो दिया गया है। जिसकी दशा चलेगी, जिस जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको खुश कर रहा है, वो सारे अवतार हैं। तो इसलिए इन अवतारों को हम कभी बुरा नहीं बोल सकते, बिकॉज व्हेन वी से कि ये ग्रह खराब है, ये ग्रह बुरे हैं, तो हम डायरेक्ट विष्णु भगवान के उस अवतार को बुरा बोल रहे हैं, जो आपकी लाइफ में ही बैलेंस क्रिएट करने आए हैं। सो दैट्स व्हाई वी शुड नेवर कर्स एनी सॉर्ट ऑफ ग्रहस, नेवर एवर टॉक नेगेटिव अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ ग्रहस इन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। ऑफ कोर्स, अब ह्यूमंस है तो वी डू दैट, बट कॉन्शियसली कभी भी इस चीज को नहीं करना चाहिए। और ये जो अवतार होते हैं, यही अवतार हमारे को भगवान से और इंसान इंसान का भगवान से जो कनेक्शन है वो बना के देते हैं। इन अवतारों को समझे तभी तो हम भगवान को समझ पाएंगे। जो सही मायनों में ईश्वर है उनको समझ पाएंगे। उनका जो जजमेंट है, उनका जो ट्रेड्स है, वो क्या चाहते हैं हमसे, ये सब कुछ हम अवतारों से ही समझ पाएंगे। इसीलिए जो ग्रह हैं जिनके तत्व हमारी कुंडली में शो होते हैं, वही तत्व हमारी बॉडी के अंदर है। जो यूनिवर्स में अलग अलग चीजें हैं, कॉस्मिक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी कुंडली के अंदर भी दिखता है, जो कुंडली के अंदर नहीं भी है, वो सब कुछ आपका ही, या फिर आप उन सब का ही, हम सब इन सारे ग्रहों का ही कुछ ना कुछ अंश लेके जन्मे हैं।
So these are nothing but the same kind of energies and forces which are flowing within us. And when we study Jyotish, we study how exactly these kind of external factors are influencing the internal factors in our body. How exactly does all of these celestial objects manifest their results in our lives? And how exactly we eradicate the tamas in our life, the agyan in our life, and make make use of our human life to the fullest. उस ज्ञान को समझ लेना अपने आप में एक बहुत बहुत लेट्स से यू नो पुण्य की बात है कि हम अब समझ पा रहे हैं इस पर्टिकुलर साइंस के माध्यम से कि कैसे भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ग्रह हमसे क्या चाहते हैं, यूनिवर्स हमसे क्या चाहता है। ये सब कुछ हम ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं और यही हम आगे की कुछ क्लासेस के अंदर भी समझेंगे।